Welcome to Yes Sampat Educator. Engineer and by passion I am an educator. Okay, चलो भारत को आगे बढ़ाते हैं. You can just follow me in the Facebook, in YouTube and in the Instagram also. So let us start with the first question. National Milk Day is observed to commemorate the birth anniversary of which of the following personality. ठीक है, तो उसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन. जब भी आप लोगों ने अमूल दूध पीता है इंडिया, ठीक है, उसकी जो पॉलीथीन देखी होगी तो उसके अंदर आप लोगों ने डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी का फोटो भी देखा होगा. इज इट क्लियर? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्री लॉन्च द ओरियन स्पेसक्राफ्ट. तो यहाँ पर उसके बारे में मैंने आप लोगों को एक बार पूछा था, फिर से यहाँ पर इसके क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कशन करना चाहेंगे. तो ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर अभी जो एक फिलहाल एग्जामिनेशन हुई थी, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रिगार्डिंग दी, ओके, तो उसके रिगार्डिंग ये पूछा गया था. यहाँ पर आप लोगों को इसका आंसर बताना होगा. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल. तो दोस्तों यहाँ पर जो आर्टिकल एक आया था आज के 27 नवंबर, यस 27 नवंबर 2022 के न्यूज़पेपर के अंदर, वो आर्टिकल था बर्थ सर्टिफिकेट टू बी मेड मैंडेटरी फॉर जॉब्स, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट एंड वोटिंग राइट. ठीक है, अगर आपको वोट करना है, इफ़ यू वांट टू टेक द पासपोर्ट, इफ़ यू वांट टू टेक द ड्राइविंग लाइसेंस एंड इफ़ यू वांट टू डू द जॉब, तो ये बर्थ सर्टिफिकेट जो है काफ़ी हद तक मैंडेटरी बन जाता है. ठीक है, उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं कि द सेंट्रल गवर्नमेंट proposes to make birth certificates a mandatory document for almost every sphere of the life. जैसे कि आपका अगर एडमिशन प्रोसेस है कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर, या अगर आप वोटर की लिस्ट में इंक्लूड होते हैं, या अगर आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जॉब के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, या अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू करना है या पासपोर्ट इश्यू करना है, तो उसके लिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी प्रोसेस प्रपोज किया है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो ज़रूरी हो जाता है. ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझना होगा. यहाँ पर ये जो न्यूज़ है क्यों इतना ट्रेंडिंग में है और क्यों हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर फ्रंट पेज के ऊपर आर्टिकल आया था. ठीक है, तो चीज़ यहाँ पर ये समझते हैं कि देयर इज़ अ वन काइंड ऑफ द पर्टिकुलर एक्ट. ठीक है, सो देयर इज चेंजेस आर प्रपोज्ड इन द ड्राफ्ट बिल टू अमेंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ड्राफ्ट जो बिल है उसके अंदर यहाँ पर अमेंड किया गया था. जैसे कि आरबीडी 1969 की अगर मैं बात करूँ तो आरबीडी स्टैंड्स फॉर व्हाट, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969. ठीक है, यहाँ पर हमें बर्थ के लिए अगर किसी का जन्म होता है या किसी की मृत्यु हो जाती है, एंड स्टिल बर्थ आर कंपलसरी, ओके, अंडर दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर प्रोविजंस ऑफ आरबीडी एक्ट. ओके, तो ये सारे के सारे कंट्री के पार्ट के अंदर यहाँ पर ये एक्ट लागू किया जाएगा. इसका जो नॉर्मल पीरियड रहेगा दोस्तों 21 दिन का रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पर जब से डेट स्टार्ट होती है तब से लेकर 21 दिन तक आप लोगों को ये बर्थ रजिस्ट्रेशन और डेथ रजिस्ट्रेशन जो है करवाना ही होता है. इज क्लियर? सो हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर रिपोर्टिंग द बर्थ एंड डेथ एंड स्टिल बर्थ इवेंट्स ऑल्सो ओवर हियर. ओके, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ और डेथ की अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूँ तो ऑलरेडी ये चीज़ जो है आरबीडी एक्ट 1969 के हिसाब से कंपलसरी मानी जा सकती है, एंड अगर कोई इसका वायोलेशन करता है तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस माना जा सकता है. Is it clear? Let us move on the next one. कि इस अमेंडमेंट की हमें ज़रूरत क्या पड़ी. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ समझ लीजिए कि हमें एक पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन करना होता है. यहाँ पर हमें हर साल उसको अपडेट करना होता है. उसकी वजह से हमें कई चीज़ों का फोरकास्ट करने का मौका मिलता है. जैसे कि अगर मुझे कोई एक वाटर प्लानिंग करना है, ठीक है, तो मुझे पता होना चाहिए कि उस जगह पर पॉपुलेशन कितनी है. वहाँ पर अगर मुझे कोई जो स्कीम है लागू करवानी है, चाहे वो मेडिकल स्कीम हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर की स्कीम हो, चाहे वो एजुकेशन स्कीम हो जो गवर्नमेंट के थ्रू पास की जाती है. ठीक है, तो मुझे वहाँ के लोगों का पता होना ज़रूरी है, वहाँ की पॉपुलेशन क्या है वो पता होना ज़रूरी है. इसके लिए डेटाबेस को हम लोग यूज़ कर सके और अपडेटेड डेटा को यूज़ कर सके पॉपुलेशन रजिस्टर के लिए, साथ ही साथ इलेक्टोरल रजिस्टर के लिए, आधार के लिए, राशन कार्ड के लिए, पासपोर्ट के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए. तो ये डेटाबेस काफ़ी हद तक ज़रूरी माना जाता है. तो यहाँ पर आफ्टर अमेंडमेंट ये डेटाबेस जो है अपडेट हो जाएगा. ठीक है, अभी यहाँ पर रिसेंट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो जन्म के लिए जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है या तो मृत्यु के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है, यहाँ पर ये लोकल रजिस्ट्रार करते हैं जो स्टेट के थ्रू अपॉइंट होते हैं, राज्य सरकार के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं. ठीक है, अभी यहाँ पर एक चीज़ के बारे में ये भी आप लोगों को समझना होगा कि व्हाट आर द प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स, कौन कौन से अमेंडमेंट्स थे. ठीक है, तो जिसमें सबसे पहला आपको आंसर निकल कर ये आएगा यूनिफाइड डेटाबेस ऑफ द बर्थ एंड द डेथ. ओके,
तो यहाँ पर चीफ रजिस्ट्रार जो है, जो अपॉइंट किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, उनका काम ही यही है कि यूनिफाइड डेटाबेस को उसको मेंटेन करना है एज अ स्टेट लेवल के तौर पर, ठीक है। अभी आगे बात करें तो आरजीआई स्टैंड्स फॉर व्हाट, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के थ्रू नेशनल लेवल के तौर पर इस तरीके के डेटा को मैनेज किया जाता है, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं दैट इज अबाउट द सेंट्रल, ओके। तो यहाँ पर ये जो पैरेलली रिपोजिटरी डेटा जो है यहाँ पर चलता है, ठीक है। सो दैट इज अबाउट द अमेंडमेंट, ओके। आगे बात करें कि इसके अंदर हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशंस या मेडिकल इंस्टीट्यूशंस जो है कुछ कॉपियाँ जो है डेथ सर्टिफिकेट्स की प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये भी ज़रूरी है कि हॉस्पिटल्स और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करना होगा, स्टेटिंग द कॉज ऑफ डेथ। यहाँ पर उसके अंदर ये भी लिखना होगा कि ये मृत्यु का कारण क्या था। तो उसके बाद लोकल रजिस्ट्रार जो है उसको फ्रॉम द रिलेटिव ऑफ दिस डिसेस्ड, ठीक है। तो यहाँ पर लोकल रजिस्ट्रार जो है ये रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो दैट इज आर द प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स ओवर हियर। आगे बात करते हैं कि उसके सिग्निफिकेंस क्या है। डेटाबेस अगर हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या हमें हेल्प मिल सकती है, ठीक है। जो अपडेट करने के बाद हमें क्या क्या हेल्प मिल सकती है, तो पहले सबसे पहली चीज़ कि पॉपुलेशन रजिस्ट्रार प्रिपेयर हो जाएगा अंडर द सिटीजन एक्ट 1955, ठीक है। उसके बाद इलेक्टोरल रजिस्टर्स, ठीक है, जो प्रिपेयर हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। उसके बाद आधार डेटाबेस यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा आधार एक्ट 2016 के अंडर। उसके बाद राशन कार्ड डेटाबेस जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर। उसके बाद पासपोर्ट डेटाबेस जो है वो भी प्रिपेयर हो जाएगा अंडर द पासपोर्ट एक्ट, ओके। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस एंड अदर डेटाबेस जो है ये अंडर मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 एंड द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 17 क्लोज 1 ऑफ आरबीटी एक्ट 1969 के तहत इसको यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है और ये जो डेटाबेस है अपडेटेड मिल सकते हैं। इज क्लियर। यहाँ पर प्रोपोज के अंदर जो नया चेंजेस आया वो क्या आया था, तो सबसे पहली चीज़ तो ये सेंट्रली स्टोर्ड बर्थ और डेथ डेटा जो है उसको अपडेट किया जाएगा रियल टाइम वैल्यू के साथ, यहाँ पर रियल टाइम के साथ यहाँ पर अपडेट किया जाएगा विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेस रिक्वायर्ड, ओके। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को समझना है। उसके बाद और मैं आगे जाकर बात करूं, सो दिस वुड लेड टू एडिशन एंड डिलीशन फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल व्हेन एन इंडिविजुअल टर्न्स 18, ठीक है। यहाँ पर जो भी 18 के ऊपर आ जाएगा तो उसका ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर नाम लिखा जाएगा इलेक्टोरल लिस्ट के अंदर, ठीक है। एंड आफ्टर द डेथ ऑल्सो यहाँ पर भी यहाँ उसका नाम जो है डेथ के बाद डिलीट भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा चीज़ें जो है यहाँ पर नया होने की कगार में है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। सो इंडिया हैज़ इनफ फर्टिलाइजर स्टॉक टू मीट राबी रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो सेंटर ने यहाँ पर ये चीज़ कही थी। तो हमारे जो यूनियन एंड फर्टिलाइजर सेक्रेटरी है जिनका नाम है अरुण सिंघाल, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने इंटरव्यू के अंदर ये कहा था हिंदू के अंदर यहाँ जो भी मीटिंग चल रही थी दिल्ली के अंदर 24 नवंबर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर कहा था कि हमारे पास काफ़ी हद तक अभी मात्रा के अंदर जो है इनफ स्टोरेज हम लोगों के पास है राबी क्रॉप्स का, ठीक है। सो गवर्नमेंट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन वन कंट्री फॉर सप्लाईज एंड देयर आर measures in place to broad and base source to hedge against any shortage, says the Union Fertilizer Secretary अरुण सिंघाल, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को समझनी होगी कि जब भी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, ठीक है, रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन ये सिचुएशन थी, तभी यहाँ पर आप लोगों को फूड क्राइसिस या इस तरीके की जो चैलेंजेस है वो देखने को मिल सकती थी। फर्टिलाइजर जो है उसकी सप्लाई नहीं हो पाती थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को समझनी है कि उस समय जो है खरीफ क्रॉप जो था उसकी भी यहाँ पर सप्लाई के ऊपर अफेक्ट आया था, ठीक है। अभी यहाँ पर हाउ मच फर्टिलाइजर डज इंडिया कंज्यूम, इंडिया अपने तौर पर अपने लेवल पर कितना फर्टिलाइजर को कंज्यूम करता है, उसकी अगर मैं बात करूँ तो हर यहाँ पर देखिए हर साल जो है यहाँ पर 500 LMT जो है, ठीक है, ये फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है और ये आंकड़ा जो है 10 साल से यही एक आंकड़ा निकल कर आता है, ठीक है। अभी सेंटर की जो भी फर्टिलाइज़र की सब्सिडी बिल्स है, ठीक है, उसके द्वारा 62% ओवर द बजट अमाउंट जो है यहाँ पर अलोकेट की जाती है रिगार्डिंग द ₹1.3 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 21, ठीक है, जिसके अंदर नॉन यूरिया MOP DAP कॉम्प्लेक्स वेराइटीज़ के जो कोस्ट हायर फर्टिलाइज़र है
ये फार्मर्स को यूज़ करने के लिए दिए जाते हैं। सो टू यूज़ मोर यूरिया देन एक्चुअली नीडेड, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को समझना होगा, ठीक है। अभी गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये चीज़ भी कर रखी है कि नंबर ऑफ मेजर्स टू रिड्यूस द यूरिया कंजप्शन, ठीक है। यहाँ पर गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ नंबर ऑफ मेजर्स, ठीक है, कि भाई उन्होंने अपने हिसाब से यहाँ पर मेजर्स लगाए रखे हैं कि कितना प्रतिशत जो है यूरिया कंजप्शन का रेशियो है कम हुआ है, ठीक है। तो वो दूसरी चीज़ इंट्रोड्यूस कर सके, जैसे कि नीम कोटेड यूरिया है, ठीक है। सो इट इंट्रोड्यूस द नीम कोटेड यूरिया टू रिड्यूस द इलीगल डाइवर्जन ऑफ यूरिया फॉर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, ठीक है। तो जो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के अंदर जो जो यूज़ किया जाता था, ठीक है, अभी उस तरीके का यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। हम लोगों ने एक बार जीरो बजट फार्मिंग के बारे में भी डिस्कस किया था, तो ये एक अगला स्टेप होगा यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग का या ऑर्गेनिक या जीरो बजट फार्मिंग का, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। 2018-19 की अगर मैं बात करूँ या 2020-21 की मैं बात करूँ, तो भारत का जो फर्टिलाइज़र के रिगार्डिंग जो इंपोर्ट है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हुआ था, ऑलमोस्ट 8% के करीब करीब इंक्रीज़ हुआ था, जो 20.33 मिलियन टन्स के करीब करीब यहाँ पर पहुँचा था फ्रॉम 18.84 मिलियन टन्स, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। उसके बाद फाइनेंशियल 2021 की अगर मैं बात करूँ तो यूरिया रिक्वायरमेंट वॉज इम्पोर्टेड ओवर ईयर, ठीक है। तो मोर देन 4th ऑफ द यूरिया रिक्वायरमेंट वॉज इम्पोर्टेड, और यहाँ पर DAP का मतलब होता है डायमोनियम फॉस्फेट, ओके। सो टॉप इंपोर्टर ऑफ यूरिया इज़ अ मेजर बायर ऑफ द डायमोनियम फॉस्फेट। सो ये जो नीड उसकी रहती है ह्यूज एग्रीकल्चर सेक्टर को, ये ऑलमोस्ट 60% के करीब करीब वर्कफोर्स को ये नीड रहती है, कंट्री के वर्कफोर्स को नीड रहती है, जिसके अंदर उसका अगर अकाउंटिंग देखा जाए तो यहाँ पर 15% के आसपास USD 2.7 ट्रिलियन इकोनॉमी के तौर पर सामने आता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हमें ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र क्यों चाहिए, वाई वी नीड ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फर्टिलाइजर्स, ओके। तो पहली चीज़ यहाँ पर आप लोगों को ये समझनी है कि द एग्रीकल्चर आउटपुट ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड एवरी ईयर, ठीक है। भारत के अंदर जो कृषि क्षेत्र है या एग्रीकल्चर फील्ड है, ठीक है, उसके अंदर जो आउटपुट है वो हर साल बढ़ता जाता रहता है, इज इट क्लियर। सो एंड द कंट्रीज नीड द फर्टिलाइजर, ठीक है, क्योंकि उसको अगर ये चीज़ मेंटेन करनी होगी तो फर्टिलाइजर चाहिए रहेगा, ठीक है, जिसके अंदर इंपोर्ट्स है या गैप्स रिमेन्स बिटवीन द रिक्वायरमेंट्स एंड अवेलेबिलिटी ऑल्सो ओवर हियर, ठीक है। तो आफ्टर द इंडिजीनियस प्रोडक्शन ये जो टारगेट है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ओके। अभी मैं फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात करूँ तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो भी चीज़ें की है फर्टिलाइज़र के बारे में, तो यहाँ पर ये एक फर्टिलाइज़र्स प्रोड्यूसर्स जो है उसको यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है कि क्रिटिकल इंग्रेडिएंट जो है एग्रीकल्चर अफोर्डेबल कर सकते हैं फार्मर्स के लिए, ठीक है। जैसे कि दिस ऑल्सो अलाउ द फार्मर्स टू बाय फर्टिलाइज़र एट द बिलो मार्केट रेट्स, ठीक है। मार्केट में जो भी रेट चल रहा है उससे कम प्राइस में वो खरीद सकते हैं। यहाँ पर कुछ कुछ डिफरेंसेस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंपोर्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड द एक्चुअल अमाउंट पेड बाय द फार्मर्स ऑल्सो इज द सब्सिडी पोर्शन बोर्न बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो, ठीक है। तो दैट इज पर्टिकुलर वन जिसको हम लोग फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पर जानते हैं। आगे बात करते हैं कि ये जो फर्टिलाइजर सप्लाई जो होता है जो हुआ था जब पेंडेमिक के दौरान, तो उसकी क्या क्या इम्पैक्ट आई थी, ठीक है। सो द पेंडेमिक हैज़ इम्पैक्टेड फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, इंपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के ऊपर इम्पैक्ट हुआ था, उसके इंपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर इम्पैक्ट हुआ था, करीब करीब 2 साल तक ये सारी की सारी चीज़ें चली थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चाइना जो है उसकी अगर मैं बात करूँ तो चाइना जो है सबसे ज़्यादा यानी कि मेजर फर्टिलाइज़र एक्सपोर्टर के तौर पर उसका नाम आता है, जो ग्रेजुअली यहाँ पर एक्सपोर्ट जो है वो क्या कर रहा है, अपना प्रोडक्शन उसके हिसाब से कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इंडिया की जो कंट्री है उसके अंदर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ था, विच सोर्स इज 40 to 45% ऑफ इट्स phosphatic imports from the China, ओके। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। सो देयर हैज़ बीन अ सर्ज इन डिमांड इन रीजन ऑल्सो, जिसके अंदर यूरोप, अमेरिका, ब्राज़ील एंड साउथ ईस्ट एशिया जो है देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सो डिमांड हैज़ इंक्रीज बट सप्लाई हैज़ बीन कंस्ट्रेंड ओवर हियर, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, जिस तरीके से आपने थंबनेल देखा है दोस्तों। सो दैट इज अबाउट द हिमालयन याक एक्सेप्टेड एज फूड एनिमल बाय FSSAI, ओके। सो द कैटेगराइजेशन इज एक्सपेक्टेड टू द चेक द डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ऑफ द हाई एल्टीट्यूड बोइंग, ओके। तो यहाँ पर जो हिमालयन याक है उसको एक फूड एनिमल के तौर पर यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया
गया है, उसके बारे में एक आर्टिकल आया है, ये चीज़ यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों को यह समझनी है कि हिमालयन ल्याग जो एक्चुअली है तो है क्या। तो हिमालयन ल्याग जो है उन्होंने अभी रिसेंटली एक फूड एनिमल टैग जो है वो ऑन किया है फ्रॉम द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इज ए क्लियर? सो दैट स्टैंड्स फॉर द FSSAI। इज ए क्लियर? फूड Safety Standard Authority of India। Is it clear? So that is called the FSSAI। ये जो कैटेगराइजेशन हुआ है यहाँ पर जो भी हाई अल्टीट्यूड पर जो रहते हैं, कन्वेंशनल मिल्क जो प्रोड्यूस करते हैं या मीट इंडस्ट्री जो है उसको डिक्लाइनेशन ना झेलना पड़े, इसके लिए इसका कैटेगराइजेशन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके याक के बारे में। तो याक जो है ये जीनस बॉज और उससे रिलेटेड जो भी कैटल्स है, ठीक है, बॉज प्रीमिजीनियस स्पाइसेस से ये बिलोंग करते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। डोमेस्टिक याक जो है डिसेंडेड फ्रॉम द वाइल्ड याक। ठीक है, यहाँ पर डोमेस्टिक याक जो है काफ़ी तक डिसेंड होते हैं एज़ कम्पेयर टू द वाइल्ड याक। ठीक है, यहाँ पर डोमेस्टिक याक को बोज ग्रूनियंस कहा जाता है और वाइल्ड याक को बोज मुटियोस कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर जो आपको याक जो है हिमालयन रीजन के अंदर अरुणाचल प्रदेश जो है, सिक्किम जो है, नॉर्थ बंगाल है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, ठीक है, वहाँ पर आप लोगों को ये जो याक है देखने को मिल सकता है। और वाइल्ड याक जो है आप लोगों को तिब्बत रीजन जो है वहाँ पर देखने को मिल सकता है, जो चाइना के अंडर में है। ठीक है, मंगोलिया और रशिया की अगर मैं बात करूँ, उसका जो नॉर्दर्न पोर्शन है वहाँ पर भी आप लोग याक देख सकते हैं। अभी नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक, यहाँ पर आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर, इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ याक ऑन याक 1989 को यहाँ पर एस्टैब्लिश किया था इन दी दिरांग अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। फॉर दिस सेंटर फॉर रिसर्च इनटू याक हस्बेंड्री ओवर हियर, याक का सेंसस जो उसकी जनगणना हुई थी 2019 के अंदर, तो यहाँ पर उसकी जो जनगणना हुई थी 2019 के अंदर, उसके अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया के जो कुछ याक थे वो ऑलमोस्ट 58,000 याक के करीब करीब आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। सो अ ड्रॉप ऑफ अबाउट 25% फ्रॉम द लाइव स्टॉक सेंसस ऑफ 2012 ओवर हियर। ओके, उसके बाद यहाँ पर याक के मिल्क और उसके मीट का जो है लोकल कंज्यूमर जो है लिमिटेड मात्रा में सेल करने लगे थे। इज इट क्लियर? सो दैट इज अबाउट द सेंसस 2019। ओके, लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट वन। यहाँ पर आप लोगों ने एक आर्टिकल देखा होगा, सो दैट इज अबाउट द इंडिया एंड भूटान। यहाँ पर इंडिया एंड भूटान के रिलेशनशिप के बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। पर लॉन्च ऑफ इंडिया भूटान सेट मेक्स न्यू एरा इन टाइज भूटान किंग। ठीक है, तो भूटान के जो किंग है उन्होंने ये सारी चीज़ों के बारे में बातचीत किया है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए ये जो आर्टिकल निकल कर आया है 27 नवंबर 2022 न्यूज़पेपर के अंदर, तो उसके अंदर कहा गया है PSLV C54। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली प्लेस किया गया था, जिसके अंदर 9 सैटेलाइट जो है मल्टीपल ऑर्बिट के अंदर यहाँ पर पुट आउट किए गए थे। ठीक है, तो ये जो सैटेलाइट जो है ये एक्चुअली किसके लिए किए गए थे? भूटान के लिए किए गए थे, ऑन द बिहाफ ऑफ द भूटान। ओके, सो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-06 एंड 8 नैनो सैटेलाइट्स इंक्लूडिंग 1 फॉर भूटान and a few commercial entities were part of the payload over here। ठीक है, सो यहाँ पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली 9 सैटेलाइट जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसको हम लोग EOS-06 कहते हैं, उसको मल्टीपल ऑर्बिट के अंदर यहाँ पर पुट आउट किया था विद द हेल्प ऑफ द PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको हम लोग PSLV C54 कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जो सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर है यहाँ से उनको लॉन्च किया गया था। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैसेंजर सैटेलाइट जो है INS-2B जो है उसको लॉन्च किया गया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आनंद है, थाईबोल्ट है एंड दी एस्ट्रोकास्ट है। ये 4 सैटेलाइट जो है काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट माने जा सकते हैं। इज क्लियर? तो यहाँ पर अभी आप लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जानना होगा इंडिया एंड भूटान के बीच में जो टाइज हुई है उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर इस तरीके के जो सैटरडे को यहाँ पर जो न्यू एरा बिल्डअप किया था दोनों के बीच, दोनों कंट्री के बीच के रिलेशनशिप के बीच में, तो यहाँ पर किंग जिग्मी खेसर ने ये चीज़ को नोट किया था, ठीक है। और बाद में यहाँ पर कहा गया था कि ये जो इंडिया भूटान सेट जो है या इसरो नैनो सैटेलाइट 2 है, जिसको हम लोग INS-2B के नाम से जानते हैं, उसको यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा थ्रू दी PSLV C-54 के थ्रू, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो पूरा का पूरा कैपेबिलिटीज़ है ये होने की वजह से इंडिया और भूटान के रिलेशन और काफ़ी हद तक मजबूत हो जाएंगे। इज़ ए क्लियर? तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। अभी यहाँ पर हम लोगों ने ये जो सैटेलाइट है यहाँ हम लोगों ने प्रोवाइड किया। सो द सैटेलाइट इज़ एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड भूटान विथ हाई रिजोल्यूशन इमेजेस फॉर लैंड मैपिंग एंड मैनेजिंग इट्स नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर उसका यूज़ यही रहेगा भूटान के लिए कि वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज जो है या उसकी एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट जो है उसका अच्छी तरीके से मैनेजमेंट कर पाए। इज़ ए क्लियर? तो यहाँ पर रिटर्न मैसेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर रिटर्न मैसेज के अंदर डिलीवर किया गया था भूटान के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है लोटे तैशरिंग और भूटान के किंग का नाम है जिग्मी खेसर, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर इस तरीके के प्रोजेक्ट को नया एक हम लोग कह सकते हैं एड्रेस किया था। दैट इज़ अ न्यू एरा इन द रिलेशंस बिटवीन आवर टू नेशंस एक्सटेंडिंग टू द फ्रंटियर ऑफ स्पेस। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। आगे बात करते हैं कि ये जो ट्रीटी हुई थी इंडिया इंडो भूटान ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1949 के अंदर, तो यहाँ पर इस ट्रीटी ने क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की थी। सो दैट इज़ अबाउट द परपेचुअल पीस एंड फ्रेंडशिप ओवर हियर, फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इक्वल जस्टिस टू ईच अदर्स सिटीजन्स। हम लोग एक अपने नागरिकों के लिए अच्छे तरीके से एक जस्टिस प्रोवाइड कर सके, ये चीज़ यहाँ पर तय की थी। 2007 के अंदर अगर मैं बात करूँ तो इस ट्रीटी के अंदर रीनेगोशिएटेड जो है ये ट्रीटी तय की गई थी एंड इसके जो भी प्रोविजंस थे इसके अंदर इंक्लूड थे टू एनकरेज भूटान से सॉवरेनिटी, एबॉलिशिंग द नीड टू टेक इंडियाज गाइडेंस ऑन फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर समझनी है जो नेशनल इश्यूज़ जो है या कल्चरल या इकोनॉमिक फील्ड के अंदर जो स्ट्रॉन्गर कोऑपरेशन के बारे में बातचीत कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल एंड आई वांट टू ऑल्सो ऐड रिगार्डिंग दी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस टू द इंडिया। भूटान सिग्निफिकेंस क्या रहेगा? तो जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस है, इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस एंड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर भूटान जो है उसकी बॉर्डर हमारे इंडियन स्टेट्स को लगती है, जैसे कि आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है, तो ये उसकी बॉर्डर हमारे भारत के राज्यों को लगती है, ठीक है। जिसके अंदर मैं अगर बात करूँ तो नेस्टल इन द हिमालयंस ऑल्सो, भूटान जो है ये एक बफर है दोनों इंडिया और चाइना के बीच का, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रख लेना। Bhutan's present border, security of Bhutan's present border, especially in the western border, is very much important for India also, ठीक है। अब यहाँ पर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करूँ तो मार्केट फॉर इंडियन कमोडिटीज़, ओके, एंड डेस्टिनेशन फॉर इंडियन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर ये चीज़ एक का हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है। एंड इंडिया एंड भूटान जो है वो हाइड्रो पावर के तौर पर काफ़ी हद तक रिच रिसोर्सेज के तौर पर यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की अगर बात करूँ तो भूटान जो है ये काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट माना जा सकता है इंडिया के लिए। वाई? बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ओके। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आगे कि एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स जो है या एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ जो है उसके लिए यहाँ पर हमें भूटान जो है एक सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो दैट आर द पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस ओवर हियर। सो दैट्स इट